हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं देखिएगा। मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट के बारे में डिस्कशन कर चुका था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, इसके ऊपर जो है अपन डिस्कस कर चुके थे कि सम ऑफ रूट क्या होता है। तो आपने बताया था कि जब कोई क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी जो है जनरल फॉर्म दे रखी है, तो आप सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे -b/a। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, तो आप बताओगे c/a। तो इस तरीके से सम ऑफ रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट निकाल लेते हैं। लेकिन इसके बाद जो अपना डिस्कशन होता है वो होता है फाइंड ऑफ रूट, यानी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो आप उसके रूट जो है किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, क्या वो मेथड होते हैं, किस तरीके से अपन रूट निकालते हैं, वो चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। रूट फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड दिखाएंगे हम आपको। 3 मेथड आप लोग सीखेंगे। एक तो होता है फॉर्मूला मेथड, एक होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, और एक होता है फैक्टर मेथड। तो इस तरीके से जो है 3 मेथड हैं आपके पास। 3 मेथडों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट निकालेंगे। फॉर्मूला मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है आपके पास जिसमें आप जो रिक्वायर वैल्यू हैं उनको पुट कर देते हैं और आपके रूट निकल आते हैं। कंप्लीट स्क्वायर मेथड क्या होता है कि आप नाम से पता चल रहा है कि कोई आपके पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो दे रखी है तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फैक्टर मेथड होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर की सहायता से सॉल्व किया जाता है। तो फैक्टर करते हैं पहले, फिर उसको सॉल्यूशन हम यानी उसके रूट जो है निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैक्टर मेथड बताऊंगा, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड और उसके बाद आएंगे फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड ऐसा है कि आप फार्मूला के थ्रू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है रूट आसानी से निकाल सकते हैं। इसको कई बार हम फार्मूला मेथड को श्रीधर आचार्य मेथड भी बोलते हैं कि श्रीधर आचार्य नाम से फार्मूला है, उसको हम फार्मूला मेथड बोल देते हैं। सबसे पहले सीखते हैं फैक्टर मेथड। और क्या होता है फैक्टर मेथड देखिएगा। देखो फैक्टर मेथड, अब आप इसका नाम, इसके नाम से ही इसके जो है पता चल रहा है कि फैक्टर हम करने वाले हैं। तो क्यों ना सबसे पहले हम फैक्टर सीख लेते हैं। थोड़ा फैक्टर के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, क्या कैसे बनते हैं फैक्टर, क्या होता है फैक्टर, वो चीज़ देख लीजिए। देखो आपने आपसे पहले प्राइम फैक्टर किया है और प्राइम फैक्टर किया है आपने नंबर्स का। आसानी से आप प्राइम फैक्टर कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ 12 के प्राइम फैक्टर आप कैसे करते थे, इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से इसको डिवाइड किया तो क्या निकल के आया, 6 टाइम डिवाइड हुआ। फिर इसको 2 से अगेन किया तो ये 3 टाइम, और फिर 3 से कर दिया ये 1 टाइम। तो इस तरीके से जो है आप प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, ये आपने इनके प्राइम फैक्टर कर दिए। प्राइम फैक्टर करे, अगर कोई नंबर पहले से ही प्राइम नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 5, 3, 11, 13, अभी पहले से ही प्राइम नंबर है तो इनके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 1, 3 1, 11 1 और 13 1। तो ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। लेकिन किसी भी नंबर को आप 2 फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं। ये आपकी एक मैथ में थ्योरम होती है, फंडामेंटल थ्योरम, कि 2 नंबर होते हैं उनको आप 2 फैक्टर की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर
केवल फैक्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी नंबर को दो फैक्टर की फॉर्म के रूप में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि किसी भी नंबर को आप दो प्राइम नंबर की फॉर्म में आप उसको एक्सप्लेन करें, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वन होता है ना, वन, जैसे 5 है तो 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1, लेकिन ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 कभी क्या नहीं होता, प्राइम नंबर नहीं होता है। ये 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, 5 ही अपना प्राइम नंबर है। तो आप इसको फैक्टर फॉर्म में तो हैं, ये 1 इसका फैक्टर तो है। फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर वह नंबर है जिससे उसको डिवाइड किया जा सके, यानी कि जैसे 6 है, 6 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 6 2 का फैक्टर, वो 2 6 का फैक्टर है। इसी तरीके से इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 है जो 6 का फैक्टर है। इसी तरीके से इसको 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि 1 है जो 6 का फैक्टर है। तो जिस नंबर से आप किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकें, तो आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर उसका क्या है, फैक्टर है। तो हम बात कर रहे थे प्राइम फैक्टर के बारे में। तो प्राइम फैक्टर 1 प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी 5 के फैक्टर तो होंगे, लेकिन अब ये प्राइम फैक्टर नहीं रहे, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर नहीं है। देखो, मैंने जब यहाँ लिखा था तो 1 को मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किए थे, मैंने किए थे प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के करते समय हम क्या नहीं रखते हैं साथ में, 1 को जो है साथ में नहीं रखते हैं, केवल और केवल जो प्राइम नंबर हैं उनको ही रखते हैं। लेकिन ये फैक्टर है आपका कि 5 के फैक्टर 5 इंटू 1, 11 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 11 इंटू 1, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं। अगर 11 होता तो ये 11 ही इसका प्राइम फैक्टर है, 13 ही इसका प्राइम फैक्टर है, इसका 3 ही केवल प्राइम फैक्टर है। लेकिन अगर इनके 2 फैक्टर की फॉर्म में लिखूँ, इनको 2 फैक्टर की फॉर्म में लिखूँ, तो आप कह सकते हैं कि 3 इंटू 1 हो जाएगा, 11 इंटू 1 हो जाएगा, ये 13 इंटू 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप लिख देंगे। तो 2 फैक्टर की फॉर्म में आपने, यानी कि किसी भी नंबर को आप 2 फैक्टर की फॉर्म में, यानी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर हुआ आपका, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक डिस्कशन होने वाला है फैक्टर मेथड, उसमें ये यूज होने वाला है कि हम किस तरीके से जो है किसी नंबर को फैक्टराइज करते हैं। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं अपने फैक्टर में। हाँ, उसमें एक चीज़ और देख लीजिएगा कि ये तो आपका नंबर का फैक्टर रहा। अगर आपके पास कोई वेरिएबल हो जाए या वेरिएबल आपके पास नंबर मिल जाए, तो आप वेरिएबल का फैक्टर किस तरीके से करेंगे। देखो कैसे करेंगे वेरिएबल का फैक्टर। सेम जो आप नंबर वगैरह का फैक्टर करते हैं, उसी तरीके से आप वेरिएबल का फैक्टर करोगे। जैसे आपके पास वेरिएबल है x², तो x² का फैक्टर कैसे करते हैं। x की तो आपको वैल्यू नहीं पता है, x क्या वेरिएबल है, सर नंबर है एक। जब x की वैल्यू नहीं पता है, तो आप इसके फैक्टर कैसे करेंगे, तो आप करेंगे x इंटू एक्स। तो इस तरीके से आपने फैक्टर कर दिए। लेकिन अब दे रखा है 12x², तो कैसे फैक्टर करेंगे, तो आप पहले 12 के फैक्टर कर लीजिए। तो 12 के फैक्टर मैंने अभी आपको बताए थे, क्या निकल के आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद x² के कर दीजिए। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन होता है, तो आप बताओगे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो x के फैक्टर करा तो x इंटू एक्स, तो ये जो है आपके 12x² के जो है फैक्टर हो गए। फैक्टर में क्या होता है, किसी नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन की, किन्हीं अदर नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं। और लिखते हैं हम, देखो जैसे 14x³ है, ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे ओपन। देखो 14 से वो 14 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, तो आप करेंगे, देखो 14 तो 2 से ये 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 7 से ये 1, तो आपने फैक्टर के कर दिए 2 इंटू 7।
फैक्टरों को आप यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू 7। लेकिन जब मैंने क्या बताया था, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, तो आपने मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। एक्स क्यूब के फैक्टर क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स, और वाई स्क्वायर के क्या हो जाएंगे, बाई इंटू बाई। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया कि 14x क्यूब बाई स्क्वायर है, जो इन नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। और देखिएगा जैसे नंबर दिया हुआ है आपका 12x स्क्वायर प्लस 4x, ये नंबर है। आप इसके फैक्टर करो कि आप इनको किस तरीके से जो है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी ये टर्म वाला सिस्टम हो ना, यानी कि हम बोलते हैं इनको पॉलिनोमियल, यानी बहुत सारी टर्म हों आपके पास, तो उनका फैक्टर करते हैं आप। इसमें से कॉमन निकालिए, क्या निकालिए, कॉमन। और कॉमन आप लोग सब निकालना जानते हैं, कैसे निकालते हैं। देखो, कॉमन निकालने का सीधा तरीका है कि अलग अलग फैक्टराइज कर दीजिए आप इनको, जितनी भी टर्म हैं उनको अलग अलग फैक्टराइज कर दीजिए। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स। ये जो पूरी टर्म थी यानी 12x स्क्वायर टर्म थी, आपने इस तरीके से फैक्टराइज कर दी। पहले भी बताया था मैंने कि 12x स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 3 इंटू एक्स। सेम आपने वो लिख दिया। इसी तरीके से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2। 4 के फैक्टर आपने 2 इंटू 2 लिख दिए। और x, तो x एक ही है तो x को केवल इस तरीके से आपने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इनमें से वो वाला पार्ट देखिए जो दोनों में अवेलेबल है, यानी इस वाले टर्म में भी अवेलेबल है और इस टर्म में भी अवेलेबल है। तो आप देख रहे हैं एक तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर है 2 और एक यहाँ भी 2 है। उससे आगे और देखो और क्या मिल रहा है, तो आप देखेंगे एक 2 और है साथ में, तो ये भी 2 है और ये 2 है। उसके बाद और क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, तो आप देखेंगे एक तो यहाँ x है और एक x यहाँ भी है। अब इनमें से कोई सा भी x ले सकते हैं, मैंने पीछे वाला आगे वाला x अपने आप में x है, कोई सा भी ले लीजिए। जब मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप जब कॉमन निकालते हैं तो उस नंबर को कॉमन निकालते हैं जो दोनों में प्रेजेंट होता है। तो आपने किसको निकाला कॉमन, आपने कॉमन लिया, एक तो 2 को निकाला, फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर सेकंड 2 को निकाल लिया, ये दोनों में था। और कौन कॉमन है, दोनों कॉमन, यानी जो दोनों में कहते हैं ना कि कोई 3 फ्रेंड हैं, 2 तो अलग अलग हैं, लेकिन जो एक फ्रेंड है उनका वो दोनों का ही फ्रेंड है। जैसे कवि, रमेश, महेश 3 व्यक्ति हैं, लेकिन कवि ये है जो रमेश और महेश दोनों का ही फ्रेंड है, यानी कि वो कॉमन फ्रेंड है। इसी तरीके से ये जो नंबर हैं ये इन दोनों में ही हैं, तो इनको बोलेंगे आप कॉमन नंबर हैं। तो कॉमन नंबरों को क्या करते हैं, हम अलग लिख लेते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो एक x कॉमन है तो x को निकाला। जब भी इस तरीके का आप कॉमन निकाल रहे हैं, कॉमन को आप जब भी अलग कर रहे हैं, तो आप कॉमन से उस नंबर को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये आपने कॉमन निकाला 2 इंटू एक्स, जब इसमें से इसको निकाल रहे हैं तो आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 इंटू एक्स। कॉमन निकालने का मतलब है उस नंबर जिसको कॉमन आप निकाल रहे हैं उससे जो बची हुई जो टर्म है उनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो ये अपने पास टर्म थी तो टर्मों को डिवाइड कर दिया। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल, और एक x से एक x कैंसिल। यहाँ बचा क्या, 3 इंटू एक्स यानी 3x। प्लस का साइन है तो प्लस। फिर यहाँ क्या निकाला आपने, ये 2 निकाल लिया, ये वाला 2 भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया। तो अब आप कहेंगे यहाँ तो 0 बचा। मैंने क्या कहा था, 0 नहीं बचेगा। और क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि जिस टर्म को आप कॉमन निकाल रहे हैं, आपने ये क्या निकाला है, कॉमन ही तो निकाला है। तो जिस टर्म को आप कॉमन निकालते हैं उस टर्म से आप उसको डिवाइड करते हो। किसको, जो ये टर्म होती हैं अलग अलग, आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया
टू इंटू एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, तो इसको भी टू इंटू एक्स से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और x से x कैंसिल। फिर भी आप यही कहेंगे सर सब कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 0 बचा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बेटा 0 नहीं बचेगा। क्यों कि आपने इसको डिवाइड किया है, जैसे 2/2, 2/2 लिखा हुआ है तो ये 1 बनेगा। आप 0 नहीं लिखेंगे इसको, क्योंकि 2 इस तरीके से आपने जो है डिवाइड किया है कि 2 बन जा 2 और माइनस जब जाके ये रिमाइंडर 0 है इसका, ना कि ये वाला पार्ट। तो आप यहाँ के क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और इस तरीके से जो है अब आपने देखा कि आपने ये जो नंबर था ना 12x² + 4x, इसको फैक्टराइज कर दिया। कैसे फैक्टराइज कर दिया, फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, जब किसी नंबर को किन्हीं अदर नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लिख दें तो आप कह देंगे कि वो नंबर हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। तो आपने क्या किया, यही तो किया है। इसको क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आपने लिख दिया। किन किन के मल्टीप्लिकेशन, एक तो 2, सेकंड 2 और एक x। लेकिन ये पूरा ही एक टर्म एक माना जाएगा, क्योंकि इसके 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 और इसके इन 4 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में आपने उस नंबर को लिखा है। तो आपने इसको क्या कर दिया, तो आप कहोगे आपने इसको फैक्टर कर दिए, इसके क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। तो इस तरीके से जो है हम फैक्टर करते हैं। कोई वेरिएबल दिया हुआ है तो फैक्टर करते हैं, और कांस्टेंट दिया हुआ है तो फैक्टर इस तरीके से करते हैं। और एक एग्जांपल और मैं फैक्टर का आप लोगों के लिए बता देता हूं कि किस तरीके से हम जो है पॉलिनोमियल होते हैं उनके फैक्टर करते हैं। क्योंकि फैक्टर जब समझ में आ जाएंगे उसी के बाद जो है हम फैक्टर मेथड को यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, देखो अगला आपके पास पॉलिनोमियल है एक, वो है 3x3। ऐसा करिए आप इसको ले लीजिए 15x3 + 45x² + 5xy। तो ये आपको कोई नंबर दिया हुआ है भाई। देखो ये इनको भी एक तरीके से आप नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, यानी संख्या। नंबर अपने पास 2 तरीके के होते हैं, वेरिएबल नंबर और कांस्टेंट नंबर। वेरिएबल होते हैं कि जिनके मान चेंज हो जाते हैं, और कांस्टेंट वो होते हैं जिनके मान कभी चेंज नहीं होते। जैसे 4 है तो 4 कभी आपने सुना है कि 4 की वैल्यू 2 के बराबर हो गई, या 4 की वैल्यू 5 के बराबर हो गई, या 4 की वैल्यू है जो 6 के बराबर हो गई। तो ये कभी चेंज नहीं होते हैं। कोई भी जो मैथमेटिकल नंबर होते हैं उनकी वैल्यू कभी इस तरीके से चेंज नहीं होती। लेकिन वेरिएबल जो नंबर होते हैं उनकी क्या है, वैल्यू चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे आप देखते हैं कि इसमें ही देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ऐसे 2 नंबर मिलते हैं जिससे इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होती है। तो ये जो इक्वेशन सेटिस्फाई जब 2 नंबरों से होती है तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2, जबकि डिफरेंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट की तो डिफरेंट वैल्यू होती नहीं है। तो आप ये स्पेशल केस कह सकते हैं कि वेरिएबल की जो है डिफरेंट वैल्यू होती है। तो वेरिएबल कैसा नंबर है, तो आप कहेंगे ये चर नंबर है। ठीक है। अब देखो इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए मैंने बताया था, आप जब भी इस तरीके की आपको पॉलिनोमियल दे रखा हो, पॉलिनोमियल का कैसे पता चला, आपने देखा इसमें बहुत सारे मैनी टर्म हैं। क्या है, मैनी टर्म। अब एक टर्म तो ये रही, और एक टर्म ये रही, और एक टर्म ये रही, 5 है ये। तो आपने देखा इसमें 3 टर्म है। अब इन टर्म का पता कैसे करेंगे, टर्म का पता आप हमेशा उससे करोगे जब ये प्लस और माइनस से बाउंडेड हों। तो देखो ये प्लस के इधर की साइड है, और ये दोनों प्लस के बीच में, और ये प्लस के इधर है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का टर्म से कोई रिलेशन नहीं होता है। आप कहें कि सर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो क्या ये 2 टर्म बन गई, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल 2 टर्म नहीं है। मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो एक ही टर्म मानी जाएगी। ये पूरी की पूरी क्या है, एक टर्म है। ये वाली अलग टर्म है और ये वाली अलग टर्म है। तो आपने देख लिया प्लस और माइनस से जो सेपरेट होता है यानी अलग अलग होता है वो आपकी टर्म बन जाती है।
तो आपने देखा प्लस के जो ये इधर की साइड में तो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। ऐसे इस साइन के लेफ्ट में ये वाली अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। तो इस तरीके से जो प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं, हो सकता है इनमें से ये माइनस भी हो सकता था, तो जो आप आसानी से ये कह दो कि जो प्लस और माइनस से जो सेपरेट हो रहे हैं वो आपके टर्म होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। उसके बाद क्या करते हैं, देखो मैं इसको फैक्टर करना बता रहा था आपको कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके आप फैक्टर किस तरीके से करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि जो अलग अलग टर्म है उनको अलग अलग तरीके से आप फैक्टर कर लीजिए। कैसे करेंगे, देखो 15 के फैक्टर क्या कहूँगे, तो आप देखेंगे 15 को इसको 5 से डिवाइड किया तो 3 टाइम डिवाइड हो गया, फिर अगेन इसको 3 से किया तो ये 1 हो गया। तो आपने फैक्टराइज कर दिया 5 इंटू 3 इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। तो 15 के तो लिख दिए 5 इंटू 3, और एक्स क्यू को कैसे लिख देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, तो आप लिख देंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो इस तरीके से 15 को लिख दिया। उसके बाद 45 को प्लस का साइन है बीच में तो आपने प्लस लगा दिया, और 45 को कैसे करेंगे करके देख लीजिए इसको फैक्टर। 45 तो इसको 5 से डिवाइड किया तो 9 टाइम, और 9 को किया तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 1। तो आपने इसको फैक्टराइज कर दिया 5 इंटू 3 इंटू 3, इसको फैक्टराइज कर दिया 5 इंटू 3 इंटू 3। एक्स स्क्वायर का क्या फैक्टर कर दिए, तो आपने कर दिए मल्टीप्लिकेशन एक्स इंटू एक्स। इसी तरीके से आगे प्लस का साइन है तो प्लस 5 का फैक्टर क्या होता है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 5 का फैक्टर 5, और x है तो x का x मल्टीप्लिकेशन, और y है तो मल्टीप्लिकेशन y। तो इस तरीके से जो है आपने सबको फैक्टराइज कर दिया। तीनों टर्म थी आपकी, ये तो फर्स्ट टर्म को फैक्टराइज किया, ये सेकंड टर्म को फैक्टराइज किया, और ये थर्ड टर्म को जो है आपने फैक्टराइज कर दिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि आप इसमें से क्या निकालिए, तो आप बताएंगे आपने सर बताया था कि हम कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालते उस नंबर को हैं जो तीनों में अवेलेबल हो। अब तीनों में क्या अवेलेबल है देखिएगा, 5 आप यहाँ देख रहे हैं, 5 आप यहाँ देख रहे हैं, और एक 5 को आप यहाँ देख रहे हैं। तो आपने इसको क्या है जो कॉमन निकाल लिया, तो आपने लिख दिया एक तो 5 निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो देखो ये 3 यहाँ पर है लेकिन आगे यहाँ वही है लेकिन यहाँ नहीं है, तो आप 3 को नहीं कॉमन ले सकते, ठीक है सर। उसके बाद x देखिए, x यहाँ है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक आपने मल्टीप्लिकेशन करके x को जो है कॉमन निकाल लिया। अब उसके बाद अगला x चेक करिए, है x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक x बचा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई x नहीं है। तो जब मैंने बताया है कि जब तीनों में जो अवेलेबल होता है उसी को आप कॉमन निकालते हैं, ठीक है। आपने कॉमन निकाल लिया 5x। y के ऊपर देखो, y यहाँ पर तो है लेकिन इनमें y नहीं है, 3 है, 3 देख लिया आपने। तो अब कोई ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो इन तीनों टर्म में, यानी इस वाली टर्म और इस वाली टर्म में प्रेजेंट हो। तो केवल 5 और x ही ऐसे नंबर थे जो तीनों टर्म में प्रेजेंट थे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो कॉमन निकालते हैं आपने क्या निकाला है, 5x कॉमन निकाला है, तो 5x से इस नंबर को, एवरी टर्म को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। आपने 5 इंटू एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, 5 इंटू एक्स से इसको डिवाइड कर दिया, और 5 इंटू एक्स से इसको डिवाइड कर दिया। जब इनको डिवाइड कर दिया तो क्या जो रिमाइंडर जो बचेगा, क्या बचेगा, देखो क्या आएगा जो रिजल्ट निकल के। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो x से देखो ये x कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका, तो आप कहेंगे एक तो 3 बचा और x बचा। तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 3, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ये बना दिया। चलते हैं अगली टर्म के पास। अगली टर्म में क्या करते हैं, वापस वही 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं, एक्चुअली ये हम कर रहे हैं डिवाइड।
भाई डिवाइड करते हैं तो क्या है 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा, तो एक तो 3 बचा, मतलब 3 और एक बचा x। तो क्या 3 को 3 से करा तो 3 3 जा 9 और x को साथ में इस तरीके से आपने लिख दिया। यहाँ पर करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या बचा आप कहेंगे +4 वो सॉरी बाई, क्या बचा बाई। तो इस तरीके से अब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। क्या फैक्टर हो गए इसके, तो आप कहेंगे एक तो 5, एक x, एक ये पूरा है, ये पूरा एक फैक्टर है, क्योंकि ये अलग से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना, ये पूरा अलग फैक्टर है। इसको आगे फैक्टराइज नहीं किया, इसको आगे फैक्टराइज नहीं किया जा सकता था। जैसे इस पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज किस किस की फॉर्म में लिख दिया इसको, 5 × x इंटू ये जो पूरी टर्म, ये जो पॉलिनोमियल है, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन के रूप में। फैक्टराइज करना क्या होता है, जब किसी नंबर को अदर नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आप लिख देते हैं तो आप कह देते हैं कि वो नंबर फैक्टर हो चुके हैं उस नंबर के, यानी वो फैक्टराइज हो चुका है। तो आपने लिख दिया इसको, 3 नंबर थे आपके पास 5x और ये पूरा जो है अलग पॉलिनोमियल हो गया। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपने जो है इसको लिख दिया। तो इस तरीके से हम किसी नंबर पॉलिनोमियल होता है उसके फैक्टर करते हैं। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से किस तरीके से जो है अपन सॉल्व करते हैं, देखिएगा। देखो सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दीजिए। क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे, हम आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तब जाके आप समझ पाओगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर में किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है x² + 3x + 2 = 0। इस तरीके की आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। मैं उन स्टेपों को यहाँ राइट साइड में, इधर की साइड आप इनको लिख लीजिए और आप एज इट इज़ इनको क्या है लर्न कर लीजिए। जब आपको ये स्टेप लर्न होंगे तो आप इजीली वो स्टेप लिखते जाएंगे और आप अपना क्वेश्चन जो है आगे बढ़ते जाएंगे। क्या होते हैं स्टेप, देखो। स्टेप 1 कहता है, स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 कहता है कि जो x² का कोफिशिएंट है ना, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म उनको आप क्या कर दीजिए, उनको कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये क्रॉस का साइन नहीं समझें आप, ये साइन है मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। यानी कि सबसे पहले ध्यान से समझेंगे, धीरे धीरे एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन में कम लगेगा, उससे बाद अगले क्वेश्चन में और कम टाइम लगेगा। आसानी से फिर हम बहुत कम टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर मेथड से सॉल्व करना सीख जाएंगे। लेकिन इसको पहले आप पहले क्वेश्चन को विशेष ध्यान से समझो। मैंने क्या लिखा है कि x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसको आप क्या कर दीजिए, आप उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या करना है, तो स्टेप सेकंड में लिखेंगे रिजल्ट ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का जो रिजल्ट आया है, आप इनको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा आपके पास। उसको क्या करिए, रिजल्ट ऑफ स्टेप फर्स्ट डू फैक्टर। जो रिजल्ट फर्स्ट का जो रिजल्ट आया, स्टेप फर्स्ट का जो रिजल्ट आया है, स्टेप फर्स्ट का रिजल्ट, उसको आप फैक्टर कर दीजिए। उसको क्या कर देंगे, आप फैक्टर कर देंगे। अब देखना ध्यान से, मैं केवल फैक्टर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ना कि मैं प्राइम फैक्टर। उसके आप फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। आपने फैक्टर कर दिया।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में उसमें करेंगे आप चेक साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। जो इक्वेशन है उसकी कांस्टेंट टर्म क्या थी, ये वाली, इसका साइन क्या है, तो ये आप चेक करेंगे। कैसे करेंगे, मैं पहले स्टेप लिख रहा हूँ, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, और स्टेप लिखने के बाद एवरी क्वेश्चन में जब हम इनका इम्प्लीमेंट करेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे। चेक साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म थी उसका आपने क्या कर लिया, आपने साइन चेक कर लिया। फिर स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4, ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में खुद को पता लगना लग जाएगा कि अब मुझे क्या करने वाला है। ये 4th स्टेप है। इसमें क्या करेंगे, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 4th स्टेप है चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट देखिए एंड राइट इट। अब उसको अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड फैक्टर, स्टेप सेकंड के जो फैक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, किस तरीके से, 4 नियम को हम फॉलो करेंगे। अब हम वो इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। तो देखिएगा, स्टेप फर्स्ट कह रहा है, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्स के रूट निकालेंगे हम, यहाँ पर जो है वैल्यू निकालेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरीके से निकालेंगे वो चीज़ हम इन स्टेप के अकॉर्डिंग सीखेंगे। क्या कहता है देखो, सबसे पहले देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये भी क्या है 1। तो आपने इनको क्या लिख दिया, आपने लिख दिया ये, सॉरी 2 है, कांस्टेंट टर्म 2 है, तो रिजल्ट आ गया आपके सामने 2। स्टेप फर्स्ट में किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म, उनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया 2। स्टेप सेकंड क्या कहता है, तो स्टेप सेकंड कहता है रिजल्ट फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट का जो रिजल्ट है ये 2, और 2 को आप लिख दीजिए फैक्टर फॉर्म में। इसके क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, तो 2 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, लेकिन जब इसको 2 नंबर के फैक्टर में, मैंने बताया था किसी भी नंबर को आप 2 नंबर की फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो प्राइम नंबर को जो है फैक्टर में किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा। प्राइम नंबर को लिख देंगे आप 2 × 1। 1 प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन फैक्टर तो हो सकता है, क्योंकि फैक्टर हर वो नंबर फैक्टर होता है किसी नंबर का जिससे उस नंबर को डिवाइड किया जा सकता है, यानी 1 से 2 को डिवाइड किया जा सकता है। तो आपने 2 को लिख दिया 2 × 1। इसके केवल और केवल यही फैक्टर होने वाले हैं, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। या तो 2 × 1 लिख दीजिए या 1 × 2 लिख दीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर। कम्यूटेटिव मतलब 2 × 1 कर लीजिए या 1 × 2 कर लीजिए, या तो पहले 2 को लिख लीजिए या बाद में 2 को लिख लीजिए। अब देखो, फिर उसके बाद स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, चेक साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, तो आप कहेंगे ये साइन है जो प्लस साइन है, इस क्वेश्चन में प्लस का साइन है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट चेक करो। तो आपने किया, एक्स का कोफिशिएंट क्या था 3। आपने 3 को एक्स का कोफिशिएंट चेक कर लिया कि 3 है जो एक्स का कोफिशिएंट है, एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड। अब आप स्टेप सेकंड पर चलिए। तो स्टेप सेकंड पर जो फैक्टर किए हुए हैं ना, अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड फैक्टर, अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड यानी जो 3 है उस 3 को इस साइन के अकॉर्डिंग स्टेप सेकंड के फैक्टरों में लिख दीजिए। नहीं आई बात समझ में, मैं वही चीज़ समझाऊंगा कि स्टेप सेकंड के फैक्टर क्या थे आपके पास, 2 × 1, और ये साइन था प्लस,
ये प्लस साइन है और इसके फैक्टर हैं 2 इंटू 1, तो इन 2 इंटू 1 को या उन फैक्टरों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। आ गई समझ में भाई? आप स्टेप थर्ड के अंदर ये प्लस का साइन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐड करने पर क्या लाना है, 3 लाना है, यानी x का कोफिशिएंट लाना है। इस तरीके से समझो आप इसे। स्टेप थर्ड में आपने चेक किया कांस्टेंट टर्म का साइन। कांस्टेंट टर्म का जो साइन क्यों चेक करा? क्योंकि प्लस करने पर कौन लाना है, x का कोफिशिएंट लाना है। x का कोफिशिएंट क्या था, 3 था। अगर यह माइनस होता तो आप कहते कि माइनस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है, लेकिन किसे माइनस कर रहे हैं या फिर किसे प्लस करने पर ला रहे हैं, तो वो ही आपको हम समझा रहे हैं कि आप स्टेप जो सेकंड है ना, उसके जो फैक्टर हैं, स्टेप सेकंड के जो फैक्टर बने हैं उनको ऐड करने पर 3 लाना है। अब आई समझ में बात? नहीं आई? एक बार और समझो। आपने साइन चेक कर लिया कांस्टेंट टर्म का, ठीक है, प्लस आ गया। उसके बाद आपने चेक कर लिया कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या था, 3 आ गया। साइन चेक कर लिया, कोफिशिएंट ऑफ x चेक कर लिया, तो ऐड करने पर 3 लाना है। ऐसे पढ़ो इसको, सम करने पर 3 लाना है, लेकिन किसको सम करने पर, तो आप कहेंगे जो फैक्टर आपने ऊपर करे ना स्टेप सेकंड में, उनको सम करने पर 3 लाना है। यानी आपने क्या फैक्टर करे, तो देखो आप यहाँ पर आपने करा 2 इंटू 1, तो इसको ऐड कर दीजिए 2 इंटू 1 और आपका जो है 3 आ जाएगा। अब आ गया, तो आप 3 की जगह यहाँ लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 + 1। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप अब देख पाएंगे। ये 4 स्टेप थे, ये ही इम्पोर्टेंट थे। 3 को आपने 2 + 1 क्यों लिखा, कैसे लिखा, अगेन मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या था, 1, और कांस्टेंट टर्म थी 2, मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। उसके बाद क्या किया आपने, रिजल्ट जो फर्स्ट आया है, रिजल्ट फर्स्ट क्या है, 2, इस 2 के फैक्टर कर दिए स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड कह रहा है रिजल्ट ऑफ स्टेप फर्स्ट, डू फैक्टर, उसके क्या कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए। अब यहाँ पर केवल ये फैक्टर आ गए, ज़्यादा मत सोचो इस सवाल में। और क्या होने वाला है, मैं अगले सवाल में और इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप, फिर और एक स्टेप आगे। तो ऐसे कर करके जब 5-6 क्वेश्चन अपन कर लेंगे, तब आपकी समझ में जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये स्टेप सेकंड देख लिया। अब चेक साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है, तो आपने प्लस को चेक कर लिया। फिर क्या करेंगे, चेक कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने 3 चेक कर लिया। ये 4 स्टेप करने के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे रीड करना सीख लीजिए कि प्लस करने पर 3 लाना है, प्लस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है। यहाँ अगर माइनस होता तो माइनस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है, प्लस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है, माइनस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है। प्लस और माइनस 2 ही साइन दिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टर्म है ना अलग से कांस्टेंट टर्म, तो टर्म किससे अलग होती है, प्लस और माइनस से। प्लस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है या माइनस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है। लेकिन किसको प्लस करने पर या किसको माइनस करने पर लाना है, तो आप कहेंगे कि स्टेप सेकंड में जो हमने फैक्टर किए हैं उनको प्लस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है या उनको माइनस करने पर x का कोफिशिएंट लाना है। आगे समझ में? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपने इसको फैक्टर को 2 + 1 करने पर, यानी ऐड कर दिया आपने, प्लस कर दिया 2 + 1 और आपका 3 आ गया ना। x का कोफिशिएंट 3 था, तो ये 3 आ गया। अब आपने 3 को किस तरीके से लिख दिया, 2 + 1 लिख दिया, तो ये x² +
3 को आप लिख रहे हैं 2 + 1, x को एज इट इज प्लस 2 = 0। तो ये x² प्लस x को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये 2x, और अगेन इससे मल्टीप्लाई करा तो x + 2 = 0। अगेन इनमें फैक्टर वो कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। अभी मैंने बता चुका हूँ कॉमन कैसे निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं x जो है दोनों में अवेलेबल है, तो x को कॉमन निकालो, यहाँ पर एक x रह जाएगा और यहाँ 2 प्लस, अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा। जहाँ पर कुछ नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है, तो आप कहेंगे कि 1 कॉमन होता है। तो 1 कॉमन होता है तो आपने लिख दिया, यहाँ 1 से डिवाइड किया तो ये x प्लस ये 2 = 0। अब देखो यहाँ पर x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, दोनों में x + 2 है, तो x + 2 अगेन कॉमन निकाल लीजिए। जब इस तरीके से आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा x प्लस यहाँ क्या बचेगा 1 = 0। अब आपने इसको, अब आप कह रहे हैं x + 2 और x + 1 क्या है, 0 है। ये दोनों क्या हैं, 0 हैं। तो ये 0 कब बन सकते हैं, या तो ये वाला पार्ट 0 हो या ये वाला पार्ट 0 हो, दोनों में से कोई एक पार्ट 0 है तो 0 बन जाएंगे। तो आप कह रहे हैं या तो x + 2 = 0 या फिर x + 1 = 0। जब x + 2 = 0 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2, और x + 1 = 0 है तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये क्या आ गए, ये आ गए रूट आ गए। क्या आ गए अपने, यही रूट हैं। यानी कि x की जगह आप -2 रख दोगे तो पूरी इक्वेशन जो है 0 बन जाएगी, और x की जगह -1 आप लिख देंगे तो ये पूरी इक्वेशन जो है 0 बन जाएगी। तो इस तरीके से आप अपन रूट फाइंड करते हैं, किससे, फैक्टर मेथड से रूट इस तरीके से जो है निकाले जाते हैं। देखो यहाँ पर ये 0 कैसे बन रहा है, आप एक बार इस स्टेप से अगेन समझ लीजिए। जैसे आपके पास 4 है, 4 × कोई नंबर लगा हुआ है और वो आना चाहिए आपका 0। ऐसे ही ये कोई नंबर है और यहाँ 4 है और ये 0 आना चाहिए। या तो इसमें मतलब 4 तो लिखा हुआ ही है, तो ये 0 कब आ सकता है, जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये 0 कब आ सकता है, जब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैंने इनको अलग अलग 0 क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों में से अगर या ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर दोनों के दोनों साथ साथ क्या हैं, 0 हैं, इसलिए मैंने इनको अलग अलग 0 माना है। और ये नंबर, एक तो नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा और दूसरा नंबर ये रहा। इनको इस तरीके से भी तो समझ सकते हैं। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल था, इनको दो नंबर कौन कौन से, x + 2 और x + 1 के मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख दिया। यानी ये इसके क्या हैं, फैक्टर हैं। x + 2 ये क्या है इसका, ये दोनों क्या हैं इसके, तो आप कहेंगे ये इसके फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर। किसके फैक्टर हैं, ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है, क्वाड्रेटिक जो ये दिखाई दे रही है, इसके ये फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर, x + 2 और x + 1। यानी इस जो पॉलिनोमियल है या फिर ये क्वाड्रेटिक है, इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया दो नंबर के। कौन कौन से नंबर हैं वो, x + 2 x + 1। उनको जब इस तरीके से 0 के इक्वल किया तो आपको x की दो वैल्यू मिल गई, और उन दो वैल्यू को ही क्या बोलते हैं अपन, रूट। मैंने बताया भी था आपको कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके आपको दो रूट दिखाई देंगे, दो ऐसी वैल्यू दिखाई देंगी जिनको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर जब पुट कर देंगे तो उसको इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर देंगी। और जो नंबर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका रूट कहलाता है। या फिर मैंने ये भी बताया था कि x की जो मैक्सिमम पावर है उतने ही आपको रूट मिलने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो आपको कितने रूट मिलेंगे, तो आप कहोगे 2 रूट आपको दिखाई देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि ये स्टेप हमको आपको समझाने पड़ते हैं। उसके बाद और अगेन एक क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ऐसे हम जब
5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फैक्टर मेथड के ऊपर, तो आपको बड़ी आसानी से फैक्टर मेथड जो है समझ में आ जाएगा। सेम रूल है वो फॉलो करना है। अगला क्वेश्चन क्या होता है देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 3x² + 8x + 4 = 0। सेम स्टेप फॉलो करने हैं और क्या निकाल के लाना है, इसके फैक्टर निकाल के लाने हैं। और कैसे फैक्टर निकालेंगे देखो, कांस्टेंट टर्म ये रही, कोफिशिएंट ऑफ x² ये रहा, इनका आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x के मल्टीप्लिकेशन में क्या है, तो आप देख रहे हैं तो ये 3 है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कौन सी है, आप कहेंगे ये 4 है। तो 4 × जब 3 किया तो क्या निकल के आया, आप कहेंगे 12 अपना जो है आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट किया उसका रिजल्ट क्या आया, ये 12, ये लिख दिया 12 के क्या करना है, डू फैक्टर, यानी इसके फैक्टर करो। अलग अलग फैक्टर करेंगे, कैसे करेंगे देखो, 12 है, इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 से इसको लिख दीजिए 6 टाइम, और इसको लिख दीजिए 2 से फिर 3 टाइम, और फिर 3 को 1 टाइम, और 1 को 1 टाइम। इस तरीके से आप इसके फैक्टर जो है कर सकते हैं। तो क्या कर दिया आपने फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 1, ये आपके फैक्टर आ गए। अब देखो ये फैक्टर है या प्राइम फैक्टर, तो आप कहेंगे फैक्टर, क्योंकि इसमें 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन हर नंबर का क्या होता है, ये फैक्टर होता है। तो इस तरीके से फैक्टर लिख दिया। तो अब जो 12 आया है, ये 12, इस 12 को 2 नंबर के फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या तो इसके साथ एक तो नंबर 2 ही रहने दीजिए। जब आप इसके साथ 2 रहने देते हैं और बाकी सबको मर्ज कर दीजिए, तो मर्ज करेंगे सबको कैसे हो जाएगा, 3 × 2, 3 × 2 करेंगे तो 6, और 6 × 1 6। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। 12 के आपको 2 फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। 12 को मैंने बताया था किसी भी जो नंबर होता है उस नंबर को 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, या फिर उसके 2 फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं वो फैक्टर, अगर वो प्राइम नंबर है तो पहला फैक्टर तो वो खुद होगा, और दूसरा फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है तो वो फैक्टर डिफरेंट हो सकते हैं आपके। तो पहला 2 को आपने सेपरेट कर लिया, और जो बचे हुए जो फैक्टर थे उनको मल्टीप्लाई रहने दिया, यानी उनको मर्ज करके 6 रहने दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने किया कि 2 और 2 को साथ रख दिया। 2 और 2 को साथ रखेंगे तो 4, और 3 और 1 को साथ रख दिया। तो 3 और 1 को जब साथ रखेंगे तो क्या आएगा, 3। देखो 6 2 12, 6 2 = 12, 3 4 = 12, ठीक है। और क्या हो सकते हैं इसके फैक्टर, एक हो सकते हैं, आप इन तीनों को एक साथ रखो, यानी 2 × 2 × 3, इसको एक साथ रख लीजिए और 1 को अलग रख लीजिए। तो 2 × 2 × 3 करेंगे तो 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो 12 × 1 कर दीजिए। एक इसके ये फैक्टर हो सकते हैं, और इसके अलावा कोई फैक्टर पॉसिबल इसके है नहीं। तो इस तरीके से 12 को आप 3 फैक्टर के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपने लिख दिया इसको 2 × 6 और 4 × 3, 4 × 3, और किस में लिख दिया 12 × 1। ये हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनका यूज अपन जो है बाद में करते हैं। कैसे करते हैं देखेंगे। अब इसके बाद क्या कह रहा है, चेक साइन ऑफ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है यहाँ पर, प्लस का, तो मैंने प्लस लगा दिया। उसके बाद 4th स्टेप क्या कहता है, कोफिशिएंट, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 8 है, प्लस का 8 है तो 8 लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करते हैं, एंड राइट इट, जो एक्स का कोफिशिएंट निकाला आपने उसको अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड फैक्टर। मैंने वही बताया था, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐड करने पर 8 लाना है, ऐड करने पर 8 लाना है। लेकिन किसको ऐड करना है, तो आप देखेंगे
स्टेप सेकंड के फैक्टर को ऐड करना है, या फिर सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का साइन होता तो कैसे रीड करते, माइनस करने पर 8 लाना है, माइनस करने पर 8 लाना है, लेकिन किसको माइनस करना है, तो स्टेप सेकंड के जो फैक्टर हैं उनको माइनस करना है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में एडिशन है, तो ऐड करने पर क्या लाना है, 8 लाना है। तो किसको ऐड करने पर लाना है, तो स्टेप सेकंड के जो फैक्टर हैं उनको ऐड करने पर 8 लाना है। तो इसमें आपको कौन से फैक्टर हैं जिनको 8 आ सकता है, तो आप इनको 6 + 2 करेंगे तो क्या आएगा 8, 4 × 3 करेंगे और इनको जब ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 7, और 12 × 1, 12 और 1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये 13। अब ये मल्टीप्लाई नहीं है, मैं इनको इस तरीके से लिख दो, यहाँ पर इधर की साइड लिख लो इसमें कि 6 + 2 = 8, और 4 + 3 = 7, और 12 × 1 = 13। ये है इस तरीके से। तो आपको 8 वाला काम में लेना है। 8 किससे आ रहा है, तो 6 + 2 से। तो आप ये वाला फैक्टर जो है काम में लेंगे, तो 8 को लिख देंगे 2 + 6 = 8। क्यों लिखा, कैसे लिखा, वो हम समझ चुके हैं, एक बार और समझ लीजिए। चेक साइन कर लिया, कांस्टेंट टर्म का साइन चेक कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो है कोफिशिएंट चेक करा, एंड राइट इट, कोफिशिएंट जो एक्स है उसको इस तरीके से लिखिए अकॉर्डिंग टू स्टेप सेकंड फैक्टर। स्टेप सेकंड के आप पहले फैक्टर कर चुके हैं, इनके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं बनेगा। इन फैक्टरों के अकॉर्डिंग ऐड करने पर एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, ऐड करने पर एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। लेकिन किसको ऐड करने पर, जो स्टेप सेकंड के फैक्टर हैं उनको ऐड करने पर। तो किसको ऐड करने पर 8 आ सकता है, तो आप देखो 12 और 12 × 1 ये फैक्टर हैं इसके 12 के, तो इनको ऐड करने पर तो 13 आ रहा है। ऐड ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लस का साइन बता रहा है कि ऐड करना है या माइनस करना है। 4 × 3 7 आ रहा है जब इसको ऐड कर रहे हैं, और 6 × 2 लिखा हुआ है, तो जब 6 और 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप ये वाला काम में लेंगे और 8 की जगह लिख दीजिए आप 6 + 2। अब आपका क्वेश्चन जो है ईजी हो चुका है। 8 की जगह 6 + 2 x +4 = 0। अब देखो इसको 6 + 2 लिख लीजिए या 2 + 6 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि एडिशन होता है, जो सम होता है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी उनका जो क्रम चेंज कर देते हैं तो वैल्यू सेम आती है एडिशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। अब देखो फिर उसके बाद क्या किया, इसको दोनों इसके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x² प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, 2 से किया तो 2x + 4 = 0। उसके बाद क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं, कॉमन इनमें से निकालेंगे तो देखो ये तो 3 निकल आएगा, क्योंकि 3 यहाँ भी है और इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 3 है, यानी इसको लिखेंगे 6 को 2 × 3, तो एक 3 निकल आएगा। तो और क्या निकल आएगा, एक x यहाँ है और यहाँ पर भी एक x है, तो 3x निकल आया। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा x + 3 निकल गया, x निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, तो इसको लिख लेंगे आप, 4 को लिख लेंगे 2 × 2, और 2 को आप कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से एक कॉमन निकल आएगा, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। तो इस तरीके से ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगेन आप देखेंगे x + 2, इसको कॉमन निकालो, तो x + 2 को जब इसमें से कॉमन निकाला तो ये आ गया 3x प्लस, और x + 2 यहाँ से निकल आया, तो यहाँ क्या बचा 2 = 0। अलग अलग या तो ये वाला 0 हो सकता है या फिर ये वाला 0। अगर ये 0 है तो x + 2 = 0 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, और जब 3x + 2 = 0 है तो x की वैल्यू निकल आएगी ये -2 और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू जो है निकल के आ गई x की -2/3। तो इस तरीके से आपको x की 2 वैल्यू दिखाई दी,
ये अपने क्या कहलाए, ये ही अपने क्या होते हैं, आप कह दोगे ये ही अपने रूट होते हैं। इस तरीके से जो है आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मेथड की हेल्प से रूट निकालते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के लिए किस तरीके से जो है फैक्टर किए जाते हैं किसी कांस्टेंट के या किसी वेरिएबल के, और ये स्टेप्स के फॉलो, ये 4 स्टेप हैं आपके सामने, इनके फॉलो करते हुए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके किस तरीके से उसके जो है रूट निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास को हम करते हैं यहीं एंड। अब क्या करना है आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप उसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, और आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन स्टेप को फॉलो करके चलोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट सही आएगा, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, जो स्टेप 3 और स्टेप 4 किस तरीके से उनको समझा जाता है वो चीज़ थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला होता है, बाकी बहुत ईजिली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।